मैं सिर्फ 17 साल की थी, लेकिन मेरे जीवन में माँ बाप का साया कभी नहीं रहा। बस एक वही इंसान था, मेरा भाई, जिसने माँ बाप दोनों का प्यार बनकर मुझे पाला, मुझे हर मुश्किल से बचाया। वह मेरा सब कुछ था। उसने कभी मुझे अकेलापन महसूस नहीं होने दिया। जब मैं 19 की हुई, एक दिन भाई एक नए नौजवान को घर लेकर आया। वह उसका नौकर था, लेकिन उसमें कुछ तो ऐसा था जो मेरे दिल को छू गया। मैंने एक दिन उससे कहा, मेरे लिए नाश्ता बनाकर मेरे कमरे में ले आओ। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्यों बार बार उसे किसी न किसी बहाने से अपने पास बुलाती रहती थी। शायद उम्र का असर था, शायद दिल की कोई अनकही चाहत। फिर एक दिन हमने वह हदें पार कर दी जिन्हें नहीं पार करना चाहिए था। उस वक्त मैं सिर्फ 17 साल की थी। एक और दिन की बात है, मैं अपने भाई की लाई हुई सहेलियों के साथ खेल रही थी। तभी भाई की गाड़ी अंदर आती दिखी। मैं खुशी से झूम उठी, खेलना छोड़कर दौड़ पड़ी। पर जैसे ही मैंने देखा कि भाई के साथ कोई अजनबी नौजवान भी गाड़ी से उतर रहा है, मेरे कदम वहीं ठिठक गए। वह लड़का बेहद खूबसूरत था, गोरा रंग, तीखी आंखें और आत्मविश्वास से भरा चेहरा। उम्र से वह भी मुश्किल से 20-21 साल का होगा। भाई ने मुझे बुलाया, गले लगाया और हम सब घर के अंदर आ गए। लेकिन मेरे दिल में उस अजनबी को लेकर कुछ और ही हलचल मच रही थी। भाई ने जब घर के भीतर कदम रखा, तो उन्होंने भाभी को आवाज दी और कहा, ये है हमारे घर का नया नौकर। आज से यही सारे काम संभालेगा। मैं उस समय एक ऐसी उम्र में थी जहां मन में नए एहसास पनपने लगते हैं। लड़कों को देखकर मन में एक हल्की सी घबराहट और झिझक होने लगी थी। शायद यह मेरे बचपन से किशोरावस्था में कदम रखने का पहला संकेत था। संजय नजरें झुकाए खड़ा था। मैं उसे निहारती रही, चुपचाप, बिना कुछ बोले। मेरे भाई ने मेरी झिझक को महसूस करते हुए कहा, इसका नाम संजय है और अब ये तुम्हें स्कूल भी छोड़ने और लाने जाया करेगा। ये तुम्हारा भाई जैसा है, इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। भाई की बात सुनकर मैंने एक बार फिर उसकी ओर देखा। इस बार उसने भी नजरें उठाईं और हमारी आंखें पहली बार टकराईं। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो शब्दों से परे था, लाल आंखें, जैसे थकी हुई हों या किसी गहरे दुख से भीगी हों। एक उदासी जो उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। मुझे न जाने क्यों उस पल में कुछ महसूस हुआ। मैं झेपकर अपनी नजरें झुका ली और वो मेरी इस हरकत पर हल्का मुस्कुरा दिया। भाई की बात से थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन अब मैं खुद को ज्यादा सतर्क रखने लगी थी। बचपन में जो बेपरवाही थी, लड़कों से झगड़ना, उन्हें डांटना, स्कूल में लड़ाइयाँ करना, वह अब धीरे धीरे मुझसे दूर हो रही थी। 17 की उम्र में मेरे अंदर कई बदलाव आने लगे थे। कुछ ही दिनों में संजय ने घर की जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लीं। वह कभी रसोई में खाना बनाता, कभी बाहर के बिल भरता, कभी घर की रखवाली करता। वह सच में एक ऑलराउंडर था। शुरुआत में जब संजय को देखा था, तो मैं हैरान रह गई थी, इतना काम एक अकेला लड़का कैसे कर लेता है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि वह जितना शांत दिखता था, उतना ही होशियार और फुर्तीला भी था। पहले जहां मैं उसे देखकर घबरा जाती थी, अब वैसा कुछ महसूस नहीं होता था। वक्त के साथ उसके प्रति मेरा डर खत्म हो गया था और मुझे उस पर भरोसा होने लगा था। संजय अपने काम से काम रखता, कभी बेवजह किसी से बात नहीं करता। अब मैं भी उससे कभी कभार 2-4 बातें कर लेती थी। वह मुझे रोज स्कूल छोड़ने और लेने आता था। कभी किसी सहेली के घर जाना होता या बाजार से किताबें वगैरह खरीदनी होती, तो भैया संजय को ही मेरे साथ भेजते थे। ऐसा लगता था जैसे मेरी जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत अब उसी से जुड़ गई थी। धीरे धीरे वो सिर्फ एक नौकर नहीं रहा, वो मेरे लिए जैसे एक बॉडीगार्ड बन गया था। उसके साथ चलते हुए मुझे एक अजीब सी सुरक्षा का एहसास होता था। उसकी मौजूदगी मुझे निडर बना देती थी। एक दिन की बात है, स्कूल की छुट्टी के वक्त जब मैं मेन गेट से बाहर निकल रही थी, तो पीछे से एक लड़का तेजी से आया और मुझे धक्का दे गया। मैं सड़क पर गिर पड़ी और सर पर चोट भी आ गई। ये देखकर संजय का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे उन लड़कों को पकड़कर ऐसा सबक सिखाया कि वे दोबारा किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर सके। उस दिन पहली बार मैंने उसकी आंखों में अपने लिए गुस्सा नहीं, बल्कि एक फिक्र देखी थी। संजय ने गुस्से में उस लड़के को बेरहमी से पीट दिया था। उसकी आंखों में ऐसा आक्रोश था जैसे वह उसकी जान ही ले लेगा। वह चिल्ला रहा था, तुम होते कौन हो जो संजना को धोखा दे सको। मैं अपना दर्द भूलकर बस संजय की ओर देखने लगी। उसका चेहरा गुस्से से लाल था और वह लड़का तो जैसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। संजय ने उसका हाल ही बिगाड़ दिया था। मैं लड़खड़ाते कदमों से उसके पास आए और धीरे से कहा, छोड़ो उसे। क्या जान से मार डालोगे? संजय ने तमतमाते हुए जवाब दिया,
हाँ, जान से मार दूंगा उसे जो तुम्हें तकलीफ देगा। उसकी आंखों में मेरी सुरक्षा को लेकर एक जुनून था जो मुझे अंदर तक झकझोर गया। मैं समझ गई, वो सिर्फ मेरा रक्षक नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान था जो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सकता था। मैं चुप हो गई क्योंकि उस पल उसका गुस्सा भी मुझे कहीं न कहीं अपना सा लग रहा था। संजय हमेशा मेरे लिए ऐसा ही था, अगर कोई मुझे बुरी नज़र से देख लेता तो उसकी नज़रों से ही उसे ऐसा जवाब देता कि सामने वाला थरथरा जाए। कभी कभी मुझे लगता था कि शायद भैया का उसे घर लाने का फैसला गलत था। भैया उसे बहुत मानते थे लेकिन भाभी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उनका कारण भी साफ था, भैया का अत्यधिक भरोसा। भाभी अक्सर भैया से कहती, इतनी जवान बहन को उस लड़के के साथ अकेला मत भेजा करो। पर भैया का हर बार वही जवाब होता, मुझे संजय पर पूरा भरोसा है। वो समझदार है, काम में माहिर है और उसे गाड़ी चलाना भी आता है। सच कहूं तो इतनी कम उम्र में संजय ने जितने काम सीख लिए थे वो किसी को भी चौंका सकते थे। हर सुबह वो मुझे गाड़ी से स्कूल छोड़ने जाता और दोपहर में लेने आता। भैया एक ऊंचे पद पर सरकारी अफसर थे। वही भाभी एक छोटे से गांव से आई, अनपढ़ और साधारण सोच वाली महिला थी। उनकी सबसे बड़ी पूंजी उनकी खूबसूरती थी। शायद उसी सुंदरता ने भैया को आकर्षित किया था और दोनों की शादी हो गई थी। लेकिन उस रिश्ते में समानता नहीं थी, बोलचाल और सोच दोनों ही अलग थी। शादी के बाद भाभी को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भैया पढ़े लिखे शहरी माहौल में ढले हुए इंसान थे, जबकि भाभी एक सीधे सादे गांव से आई अनपढ़ महिला थी। भैया अक्सर अपनी ऑफिस की पार्टियों में अकेले जाते और भाभी को कभी साथ नहीं ले जाते। जब भी भाभी साथ जाने की बात करती, भैया झुंझुलाते हुए कहते, तुम्हें मेरे दोस्तों की बीवियों से मिलने की कोई जरूरत नहीं है, तुम वहां जाकर बस शर्मिंदा ही करोगी। भाभी के पहनावे पर भी भैया हमेशा ताने कसते, कैसे अजीब से देहाती कपड़े पहनती हो, तुम्हारी वजह से मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। मैं भी कभी कभी सोचती थी कि भाभी हमेशा इतनी ऊंची आवाज में क्यों बोलती है, क्यों हर बात पर चिल्लाती है। मुझे लगता था कि भाभी में ही कोई कमी है, वो खुद को बदल क्यों नहीं लेती। लेकिन समय के साथ मुझे समझ आने लगा कि असल परेशानी भाभी में नहीं बल्कि भैया में भी थी। भैया एक गांव से निकलकर मेहनत से पढ़ लिख कर सरकारी अफसर बने थे, लेकिन जैसे जैसे उनकी जिंदगी में पैसा और रुतबा आया, उनका व्यवहार भी बदलता गया। अब उनका रहन सहन पूरी तरह एक अफसर की तरह हो गया था, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर और बाहर की चमक दमक। पर जिस बदलाव ने सबसे ज्यादा फर्क डाला वह था उनके अंदर आया अहंकार और हवस। ऐसा लगता था जैसे पैसे के साथ साथ उन्हें ये भ्रम हो गया हो कि अब वह किसी भी चीज के हकदार हैं, यहाँ तक कि एक नई औरत के भी। गरीबी में आदमी अपनी पत्नी के साथ समझौता कर लेता है, लेकिन जब पैसा आता है तो वह अपनी पत्नी को खुद के लायक नहीं समझने लगता। शायद इसी सोच ने भैया को कई औरतों की तरफ खींच लिया। उन्होंने बाहर कई रिश्ते बना लिए थे और ये बात जब भाभी को पता चली तो उनके अंदर आक्रोश फूट पड़ा। इसके बाद घर में झगड़े बढ़ने लगे। भाभी रोती, चिल्लाती, पर भैया पर कोई असर नहीं होता। उनका दिल और दिमाग शायद अब किसी और दुनिया में बसने लगा था, एक ऐसी दुनिया जहां वफा की कोई जगह नहीं थी। पर एक बात मुझे हमेशा हैरान करती थी, घर में भैया भाभी के बीच जो लड़ाई झगड़े अब शुरू हुए थे वो पहले तो इतने नहीं होते थे। हाँ, दोनों के बीच पहले भी कुछ दूरी जरूर थी, जैसे कि कोई अपनापन कम हो गया हो, लेकिन खुलकर लड़ाइयाँ बहुत कम होती थी। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि अगर भैया का बाहर किसी और औरत से कोई रिश्ता था भी तो ये बात भाभी को कैसे मालूम चल जाती थी, क्योंकि भैया तो ऐसे मामलों को बहुत ही छिपा कर रखते थे। फिर ये राज आखिर भाभी तक पहुंचता कैसे था? कौन था जो भैया की निजी बातें भाभी तक पहुंचा रहा था? अब समय तेजी से बीत रहा था, मैं भी बड़ी हो रही थी और धीरे धीरे घर के माहौल को समझने लगी थी। मैं उन लड़कियों में से थी जो चाहती थी कि उनका घर हमेशा सुकून से भरा रहे और उनके भैया भाभी के बीच प्यार बना रहे। लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल चुके थे। घर की शांति जैसे गायब हो गई थी। भाभी अब ज्यादा चिड़चिड़ी रहने लगी थी। पहले तो कभी कभार नाराज होती थी, लेकिन अब हर बात पर बहस शुरू हो जाती थी। कई बार झगड़े की वजहें बहुत छोटी होती थी, जैसे अगर भैया घर का खर्च थोड़ा कम देते तो भाभी नाराज हो जाती और कहने लगती कि उन्हें सब कुछ खुद ही देखना पड़ता है। कभी कभी बात इतनी सी होती कि भाभी चाहती थी मैं बाजार जाकर कुछ खरीद लूं, लेकिन भैया साफ मना कर देते। बस फिर वहीं से बहस शुरू हो जाती और पूरा घर तनाव से भर जाता। इन सब के बीच मैं बस एक बात चाहती थी कि ये सब खत्म हो और हमारे घर में फिर से वही हंसी, वही प्यार लौट आए जो कभी पहले हुआ करता था।
पहले तो घर में झगड़े सिर्फ छोटी मोटी बातों को लेकर होते थे, जैसे खर्च पानी, बाजार जाना या कोई जरूरी चीज न मिलना। मगर अब हालात तेजी से बदलने लगे थे। अब झगड़े सामान्य नहीं रह गए थे, बल्कि बेहद भयानक रूप ले चुके थे। बात बात पर दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगते, घर के सामान तोड़ दिए जाते, कभी भैया दीवार पर घूंसे मारते तो कभी भाभी जोर जोर से रोती। सबसे डरावनी बात तब हुई जब भैया ने एक दिन गुस्से में आकर खुद को गोली मार लेने की धमकी दे डाली। वो पल इतना भयानक था कि मेरा दिल कांप गया। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि अब मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। भाभी अब पहले जैसी शांत नहीं रह गई थी। उनका धैर्य धीरे धीरे टूटने लगा था। जब मैं उन्हें समझाने जाती तो वो रोते हुए कहती, मैं सब कुछ सह लूंगी, भूख, ताने, अपमान, लेकिन तुम्हारे भैया का किसी और औरत के साथ गलत रिश्ता, ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती। भाभी की यह बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मेरे मन में बार बार यही सवाल उठ रहा था, आखिर भाभी को ये सारी बातें बताता कौन है? भैया तो इतने सतर्क रहते हैं, अपने हर राज को छुपाकर रखते हैं, फिर ये खबरें भाभी तक कैसे पहुंचती हैं? इन्हीं दिनों मैंने एक और चीज गौर की, वो भाभी जो पहले संजय से खुलकर नफरत करती थी, अब अचानक उसके प्रति थोड़ा नर्म पड़ने लगी थी। पहले तो उन्हें संजय की मौजूदगी तक पसंद नहीं थी, क्योंकि वह भैया का खास था। लेकिन अब उनकी नजरें संजय पर ज्यादा टिकने लगी थीं। वो अक्सर उससे धीमे स्वर में बात करती, कभी कभी चाय के लिए भी बुला लेती, जो पहले कभी नहीं होता था। ये बदलाव मेरे लिए बहुत चौंकाने वाला था। मुझे अब लगने लगा था कि इस पूरे खेल में कहीं न कहीं कोई गहरा राज छुपा है, एक ऐसा राज जो मेरे घर की दीवारों के पीछे धीरे धीरे आकार ले रहा था। अब मैं लगभग 20 साल की हो चली थी और जिंदगी के उतार चढ़ाव को पहले से कहीं बेहतर समझने लगी थी। पर मेरी सबसे बड़ी चिंता अब भी वही थी, घर का टूटा बिखरा माहौल। भैया और भाभी के बीच बढ़ती दूरियां, रोज रोज के झगड़े और हर वक्त घर में पसरा तनाव मुझे भीतर तक परेशान करता था। एक दिन की बात है, कॉलेज से मेरी छुट्टी कुछ जल्दी हो गई और मैं घर लौट आई। घर में अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। आमतौर पर इस समय कुछ हलचल रहती थी, लेकिन उस दिन सब कुछ शांत था। तभी मैंने देखा कि भाभी के कमरे से हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई धीरे धीरे फुसफुसाकर बातें कर रहा हो। मेरे कदम वहीं ठिठक गए। मैं चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ी और उसे थोड़ा सा खोलकर झांका। अंदर का नजारा देखकर मेरे होश उड़ गए। संजय, जो इस घर में नौकर के तौर पर आया था, भाभी के बेड पर उनके बेहद करीब बैठा हुआ था। वो कुछ कह रहा था और भाभी ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उनके चेहरे के हाव भाव बदलते जा रहे थे और फिर अचानक उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं चुपचाप वहां से हट गई और अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद भैया घर लौटे और जैसे ही वो भीतर आए, भाभी ने पूरे घर में कोहराम मचा दिया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, भैया पर इल्जाम लगाने लगी और पूरा माहौल फिर से तनाव से भर गया। उसी समय मुझे धीरे धीरे सारी बातें समझ में आने लगी। असली खेल कोई और नहीं, बल्कि संजय खेल रहा था। वो दोनों का खास बना बैठा था, लेकिन असल में वह दोनों के बीच की बातें एक दूसरे तक पहुंचा रहा था, जैसे किसी जासूस की तरह। अब साफ हो गया था कि जिस आग ने मेरे घर को जलाना शुरू किया था, वो संजय की लगाई हुई थी। और हैरानी की बात यह थी कि इसी दौरान वो दोनों से न केवल भावनात्मक रूप से जुड़ गया था, बल्कि पैसों के लेन देन में भी गहरी चालें चल रहा था। अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आने लगा था। संजय ही वह कड़ी था जो मेरे घर की शांति को धीरे धीरे निगल रहा था। मेरी भाभी, जो अब तक भैया पर शक करने लगी थी, उन्हीं की जासूसी के लिए संजय को पैसे देती थी। और संजय उस पैसों के बदले भाभी को भैया की हर हरकत की खबर देता, भैया कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या बातें करते हैं, यहाँ तक कि फोन पर क्या बात होती है, सब। लेकिन यही खत्म नहीं था। वही संजय जो भाभी का वफादार बनने का ढोंग कर रहा था, वही भैया का भी खासमखास बना हुआ था। जब भाभी के मायके या रिश्तेदार भैया की गैरहाजिरी में घर आते, तो संजय भैया को तुरंत खबर देता। वह हर छोटी बड़ी जानकारी को दोनों ओर पहुंचाकर दोनों के बीच शक और नाराजगी की दीवार और ऊंची करता जा रहा था। अब साफ हो गया था कि मेरे घर की बर्बादी का असली बीज संजय ही था। उसकी चालाकियों ने भैया और भाभी दोनों को अपनी मुट्ठी में ले लिया था। दोनों को उस पर इतना विश्वास था कि वे उसकी असलियत को कभी देख ही नहीं पाए, और इस अंधे विश्वास ने संजय को और भी निडर बना दिया था। उसकी हरकतें अब मुझे चुभने लगी थीं। वह सिर्फ एक नौकर नहीं था, वह एक चालबाज, एक जासूस और शायद एक चोर भी था। उसने जिस चालाकी से घर की दीवारों के बीच दरारें डाली थीं, अब संजय की असलियत मेरी नजरों के सामने थी।
वह इतने चतुराई से अपने चाले चलता था कि किसी को रत्ती भर भी शक न होता, मगर मैं अब पूरी तरह जाग चुकी थी। मैंने ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस घर की बुनियाद को हिलाने वाले इस इंसान को यहाँ से निकालना ही होगा। लेकिन ये काम आसान नहीं था। भैया उसे बहुत मानते थे, और अगर संजय ने मेरी कोई बात तोड़ मरोड़ कर भैया तक पहुंच जाए तो हो सकता था मेरा ही रिश्ता अपने भाई से बिगड़ जाए। फिर मैंने तय किया कि पहले उसे अकेले में वार्निंग दूंगी। अगर बात समझ गया तो ठीक, वरना मुझे अगला कदम उठाना होगा। एक दिन मौका देखकर मैं किचन में चली गई। संजय कढ़ाई में कुछ तल रहा था और खुशबू से लग रहा था कि वही बना रहा है जो मुझे पसंद है। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ी हो गई। जैसे ही उसने मेरी मौजूदगी महसूस की, वह चौंक गया। उसकी नजरें कुछ पल के लिए मेरी आंखों से मिली, फिर उसने हौले से मुस्कुराते हुए कहा, अरे संजना, देखो तुम्हारे लिए ही खाना बना रहा हूँ। तुम्हारा पसंदीदा, कोई और फरमाइश तो नहीं है न आज? वह मुझे अब भी बच्चों की तरह देख रहा था। शायद उसे लगता था कि मैं किसी खाने की फरमाइश करने आई हूँ। लेकिन मैं अब वो मासूम बच्ची नहीं रही थी। मेरे चेहरे पर गंभीरता थी। उसने थोड़ा ठिठकते हुए पूछा, तुम अचानक किचन में क्यों आ गई? कुछ चाहिए क्या? उसका लहजा अब भी नर्म था, लेकिन मुझे पता था कि इस नरमी के पीछे एक नकाब है, और आज मैं उस नकाब को उतारना चाहती थी। मैं उसकी आंखों में बिना झपके देख रही थी, और मेरी इस गहरी नज़र ने उसे असहज कर दिया। जैसे ही उसने देखा कि मैं उसे घूर रही हूँ, वह थोड़ा चिढ़ा हुआ, घबराते हुए कटिंग बोर्ड पर सब्जियां काटने में जुट गया। मेरी नज़रें उसे परेशान कर रही थी, और वह बार बार दरवाजे की ओर देखता, जैसे डर रहा हो कि कहीं भैया आकर सब देख न लें। वह थोड़ा घबराया हुआ था, और मुझे उसकी तेज होती सांसों से उसकी घबराहट महसूस हो रही थी। लेकिन उसने मेरी आंखों में नज़र डालने की गलती नहीं की, क्योंकि वह जानता था कि मेरी तरफ गलत नज़रें डालना मतलब उसकी नौकरी चली जाएगी, और वह जो आराम से यहाँ जी रहा था वह सब खत्म हो जाएगा। मेरी आंखों में जो गंभीरता थी वह उसे खलबली में डाल रही थी, और वह बार बार इधर उधर घुमा रहा था। काफी देर तक मैं वहीं खड़ी रही, उसकी आंखों से नजरें नहीं हटा रही थी। अंततः वह परेशान हो गया और मुझसे बोला, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं है तो चले जाओ। मैंने उसके शब्दों को अनदेखा करते हुए कहा, संजय, मेरे घर में आग मत लगाओ, वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर वह एक पल के लिए रुक गया। सब्जी काटते हुए उसके हाथ ठहरे और उसकी आंखों में अजीब सी हैरानी भर गई। वह बिल्कुल चौंक गया था, जैसे उसने ये सब उम्मीद नहीं की थी। वह कुछ देर चुप रहा, जैसे वह समझने की कोशिश कर रहा हो कि मैं क्या कह रही थी। फिर उसने अपनी आवाज में थोड़ा तेजी से कहा, क्या बोल रही हो तुम, संजना? कौन सी आग लगाए? तुम्हें क्या लग रहा है? वह मुझे बच्चों की तरह ही ट्रीट कर रहा था, जैसे अब तक वह मुझे वही तुम से ही पुकारता था, बिल्कुल घरवालों की तरह। मैंने उसे शांति से जवाब दिया, तुम मेरे नौकर हो, तुम्हें यह हक नहीं है कि मुझे नाम से पुकारो। तुम्हें मैम या छोटी मालकिन कहकर बुलाना चाहिए, समझे? मुझे महसूस हो रहा था कि वह अब अपनी सीमा भूल चुका था। मुझे लगा कि अगर इसने अपनी औकात समझी नहीं तो मुझे उसकी असली तस्वीर सामने लानी पड़ेगी। मेरी बातें उसके दिल पर एक कांटे की तरह चुभ रही थीं, और उसकी आंखों में दर्द साफ दिखने लगा था। उसकी आंखों के कोने में आंसू थे, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वह मुझे वहां से जाने को कहने लगा, लेकिन मैं वहां से हटी नहीं। मैं उसी जगह पर खड़ी रही, उसकी धमकियों से डरने वाली नहीं थी। मैंने ठान लिया था कि मैं उसे आसानी से नहीं छोड़ने वाली, और मुझे इस घर के माहौल को बचाना था। मैंने अब सीधे उसके गिरेबान को पकड़ लिया और उससे कहा, अगर तुमने मेरे भैया और भाभी के बीच फिर से कोई लड़ाई करवाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वह मेरे हाथ से छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैं उसे नहीं छोड़ रही थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और मेरे मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। इससे मेरा हाथ उसके गिरेबान से छूट गया, और मैं गुस्से में चिल्लाई, तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैंने उससे पूछा, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की जरूरत क्यों समझी? लेकिन तब मेरी नज़र उसके हाथ पर पड़ी, जो अब तक बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। उसने वह हाथ जिससे उसने मुझे मारा था, उसे छुरी से काट लिया था, और अब वह कटिंग बोर्ड की तरफ सिर झुकाकर देख रहा था। मैं हैरान हो गई, यह क्या कर रहा था? उसके हाथ से खून बह रहा था, लेकिन फिर भी उसकी पकड़ छुरी पर मजबूत थी। वह बोला, जिस हाथ से तुमने मुझे मारा था उसे मैंने सजा दे दी। अब खुश? उसकी आंखों में न जाने कौन सा दर्द था जो मैं समझ नहीं पा रही थी। मुझे घबराहट हो गई, और मैं उसे छोड़कर अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद कर लिया।
दिल में एक अजीब सी घबराहट थी। अगले दिन जब मैं कॉलेज जाने लगी तो मैंने देखा कि उसके हाथ पर पट्टी बंधी हुई थी। वह रोज मुझे गाड़ी से कॉलेज छोड़ने जाता था। मैं हमेशा उसके हाथ की तरफ देखती रहती थी। फिर एक दिन मैंने उससे कहा, ऐसे इंसान से काम मत कराओ कि बाद में उसे पछतावा हो। मेरी बात पर उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। काफी दिनों तक मुझे लगा कि संजय ने अब सुधर लिया है, क्योंकि घर में शांति थी। भैया और भाभी के बीच कोई झगड़ा नहीं हो रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक घर में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया। मेरी भाभी को भैया ने तलाक देने की धमकी दी और घर से जाने को कहा। ये देख मैं उनके सामने हाथ जोड़कर रोने लगी और उनसे गुहार लगाई, ईश्वर के लिए अपनी लड़ाई खत्म कर दो, वरना मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगी। मेरी हालत देखकर भैया का दिल नर्म हो गया था, क्योंकि मैं उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वह मुझे उदास नहीं देख सकते थे। एक दिन भाभी से मैंने इस लड़ाई की वजह पूछी तो भाभी ने फिर से वही कहानी बताई। उसने कहा कि संजय ने बताया था कि मेरे भैया ने एक नाचने वाली लड़की से शादी कर ली है। लेकिन भैया ने इन आरोपों को बिल्कुल झूठा बताया। हाँ, ये बात सच है कि मैं बाहर एक दो गर्लफ्रेंड्स रखता हूँ, लेकिन शादी तक नहीं जाता। मैंने समझ लिया कि आज फिर संजय ने घर में आग लगा दी है। मेरे मन में ख्याल आया कि मैं संजय को जान से मार डालूं, क्योंकि वह कुछ पैसों के लिए मेरे भैया और भाभी की जिंदगी को इस मोड़ पर ले आया था। वह इंसान मक्कार और ड्रामेबाज था। मेरी धमकी का उस पर कोई असर नहीं पड़ा था। उसे लगा कि मैं एक कमजोर लड़की हूं और मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह ये नहीं जानता था कि मैं अब उसके साथ क्या करने वाली थी। मैंने अपने दिमाग में एक ऐसा प्लान तैयार किया, एक ऐसी योजना बनाई कि उसे घर से बाहर जाना ही पड़ेगा। उस दिन रात, जब मेरे भैया और भाभी अपने कमरे में थे और संजय किचन में रात के बर्तन धो रहा था, मैं उसके पास गई। मैंने कहा, गोलू, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे अदरक वाली चाय बना दो। वह बिना किसी सवाल के मेरे लिए चाय बनाने की सोचते हुए किचन में चला गया। मैं चुपचाप अपने कमरे में आ गई और संजय का इंतजार करने लगी। मैं घड़ी की तरफ देख रही थी, लगभग 10:30 बज चुके थे। आज रात संजय के लिए इस घर में आखिरी रात होने वाली थी। पूरे घर में सन्नाटा था। कुछ देर बाद संजय, जो मेरा नौकर था, चाय लेकर मेरे कमरे में आने वाला था। मैंने तुरंत अपने कपड़े ठीक किए और थोड़ी सी तैयारी की। जैसे ही वह कमरे में आया, मैंने तुरंत दरवाजे को बंद किया और उसके सीने से लगकर जोर से चीख मारी, भैया, मुझे बचाओ, मुझे बचा ले, यह इंसान मुझे नुकसान पहुंचा रहा है। मेरी चीख सुनकर संजय घबरा गया। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखने की कोशिश की ताकि मेरी आवाज बंद हो सके, लेकिन मेरी बातें पहले ही भैया और भाभी तक पहुंच चुकी थी। दोनों दौड़ते हुए मेरे कमरे में आ गए, लेकिन मैंने दरवाजा पहले से ही बंद कर रखा था। इस अचानक घटी घटना ने सबको चौंका दिया। संजय को समझ में ही नहीं आया कि मैं क्या कर रही हूं और क्यों। उसने मेरे मुंह को दबाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भैया और भाभी कमरे में आ गए। संजय को इतनी करीब देखकर मेरे भैया का पूरा दिमाग गुस्से से भर गया था। उन्होंने संजय को खूब पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। संजय बस मुझे घूरता रहा, लेकिन उसने अपनी सफाई देने की कोशिश नहीं की। वह चुपचाप खड़ा रहा और मुझे ही देखता रहा, जैसे वह समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा था। मुझे तो खुशी हो रही थी कि मैंने संजय को सबकी नज़रों में गिरा दिया था, लेकिन यह मेरी एक बड़ी गलतफहमी थी। अब मैं 21 साल की हो चुकी थी और मेरे भैया ने फैसला किया था कि वह मेरी शादी जल्द से जल्द कर देंगे। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढने शुरू कर दिए थे। हालांकि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी और फिर शादी के बारे में सोचती। लेकिन जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद मेरे भैया के मन में एक डर बैठ गया था, इसलिए वह मेरी शादी को जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था और मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भी आ गया था। लड़का अच्छी पोस्ट पर था और देखने में भी बहुत अच्छा था। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन अचानक मेरी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने मेरी पूरी जिंदगी को बर्बाद कर दिया। एक रात, जब मेरी भाभी शॉपिंग के लिए घर से बाहर जा रही थी और मेरे भैया शहर से दूर किसी काम के लिए गए थे, मैं घर में अकेली थी। मेरे साथ सिर्फ नौकरानी थी, जिसे मेरे भैया ने कुछ साल पहले घर में रखा था। भाभी जब भी जल्दी बाहर जाती तो वह हमेशा नौकरानी को मेरे पास छोड़ जाती थी। मुझे उस वक्त हमेशा सुरक्षा का एहसास होता था, क्योंकि वह महिला एक काफ़ी समझदार और कम उम्र की थी। वह रात, मेरी नौकरानी ने मुझे बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वह अपने क्वार्टर में सोने जा रही है। मैंने उससे कहा कि कोई बात नहीं,
आप आराम से जा सकती हैं, मैं खुद खाना बना लूंगी। वह चली गई और मैं किचन में खाना बनाने लगी। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि इस घर में अब ज्यादा समय नहीं बचा है, और यह सोचते हुए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि घर में कोई हलचल हो रही है। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाती, किचन के पिछवाड़े का दरवाजा खुला और मैंने देखा कि संजय वहां से अंदर आ रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा और एक डर की लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। एक पल के लिए भी मुझे यकीन नहीं हुआ कि वह मुझे बदला लेने के लिए आया है। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वह जेल में था, और मुझे नहीं पता था कि वह कब और कैसे बाहर आया। शायद मेरे भैया को भी इसका पता नहीं था। मैंने जैसे ही उसे देखा, मुझे अचानक कमरे की तरफ भागने का ख्याल आया, लेकिन वह मेरे पीछे आ रहा था। मैंने बड़ी मुश्किल से दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से धक्का दिया और कमरे के अंदर घुस गया। वह धीरे धीरे मेरे पास बढ़ने लगा और मैंने डरते हुए उसे चेतावनी दी, खबरदार, अगर तुमने मुझे छुआ भी तो तुम्हें मुझे फिर से नीचा दिखाना पड़ेगा। मैंने तुम्हारी इज्जत पहले ही मिटा दी थी, अब क्यों परेशान हो रहे हो? क्या तुम जानते हो इज्जत को बर्बाद करना क्या होता है? तुम्हारी वजह से पुलिस ने मेरे शरीर पर ऐसे निशान छोड़े हैं जिनका इलाज कभी नहीं हो सकता। तुम्हारी वजह से मैं उठने और चलने फिरने में भी अक्षम हो गई, और मेरी बूढ़ी माँ, वो क्या महसूस कर रही होगी, ये तुम कभी नहीं समझ पाओगे। उसकी आंखों में आंसू थे जिन्हें उसने बेरहमी से पोंछ लिया। वह चुपचाप खड़ा था और फिर उसने कहा, तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मेरा रोजगार, मेरी पहचान, मेरी पूरी जिंदगी, सब कुछ तुमने ही तबाह कर दिया। अब मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं और तुम मुझे कसूरवार बना रही हो। मैं इतना खतरनाक नहीं बनना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे ऐसा बना दिया। तुम्हारी छोटी सी गलती ने मुझे इतनी बड़ी सजा दी और मुझे एक पेशेवर अपराधी बना दिया। वह मुझे घूरते हुए बोला, तुम्हारी वजह से मैं वो सब खो चुका हूं जो मेरे लिए मायने रखता था। अगर तुम मुझसे एक बार भी पूछती कि मैंने तुम्हारे भैया भाभी के साथ ऐसा क्यों किया, तो मैं तुम्हें सब कुछ बता देता। तुम नहीं जानती कि मैंने क्या खोया है, और तुम इसे कभी समझ नहीं पाओगी। लेकिन अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। जो तुमने मुझ पर आरोप लगाया है, वही सब मैं तुम्हारे साथ करूंगा। इतना कहकर उसने अचानक मेरे कंधे से मेरा दुपट्टा खींच लिया और मुझे जोर से धक्का दे दिया। मैं रोने लगी और उसे हाथ जोड़कर विनती करने लगी, भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा जुल्म मत करो, कुछ ही दिन बाद मेरी शादी होने वाली है। ये सुनते ही वह पागल सा हो गया। उसने कहा, तुम शादी करके खुश रहना चाहते हो, लेकिन मुझे तुमने पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। अब मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगा। इतना कहकर उसने मुझसे अपनी नफरत का बदला लिया और फिर वहां से चला गया। मेरी भाभी शॉपिंग के बाद अपने भाई के घर चली गई थी, इसलिए उनकी वापसी में देर हो गई। मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी और वह चला गया था, मेरी दुनिया उजड़ चुकी थी। मैं बेजान शरीर के साथ जमीन पर पड़ी रही, और जब तक मेरे भैया और भाभी घर नहीं आ गए, तब तक मैं उसी हालत में रही। जब उन्होंने मुझे इस हालत में देखा, तो वह जैसे पत्थर के हो गए थे। भैया ने मुझसे पूछा, ये हालत किसने की? मैंने सिसकते हुए संजय का नाम लिया। ये सुनते ही मेरे भैया को गहरा सदमा लगा और भाभी तो बिल्कुल टूट पड़ी। उन्होंने मुझे थप्पड़ मारते हुए रोना शुरू कर दिया। जिस घर में जवान बेटी या बहन हो, वहां पर मर्दों को रखना हमेशा एक जोखिम भरा कदम होता है, लेकिन मेरे भैया और भाभी की आंखों पर संजय का अंधा यकीन था। उन्हें वह भरोसा था कि संजय पर कुछ भी गलत होने की संभावना नहीं है, और इस भरोसे ने उन्हें अपने घर का सुख शांति खोने के लिए मजबूर कर दिया। संजय, जिस व्यक्ति को उन्होंने घर के रखवाले के रूप में रखा था, वही उनकी इज्जत का लुटेरा निकला। घर की शांति तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, लेकिन संजय ने उनकी इज्जत को भी ध्वस्त कर दिया। इस घटना के बाद मेरे भैया और भाभी गहरे सदमे में थे और लगातार सोचते रहते थे कि संजय जेल से बाहर कैसे आया। मुझे अब अपनी शादी के दिन का इंतजार था, लेकिन मेरे भैया और भाभी के चेहरों पर जैसे कोई अंधेरा छा गया था। मैं खुद कमरे में बंद पड़ी थी, न कुछ खा रही थी, न कुछ पी रही थी, और मुझे पूरी तरह से टूट चुकी महसूस हो रही थी। मेरे भैया और भाभी का ध्यान मेरी ओर नहीं था, क्योंकि उनका मन भी पूरी तरह से बिखर चुका था। भाभी खुद अपने कमरे में पड़ी रहती थी, और इस हालत में मेरी मदद करने के लिए हमारी बूढ़ी नौकरानी कमला, जिसे हम मौसी कहकर बुलाते थे, आई थी। कमला, हमारी घर की बूढ़ी नौकरानी, जिसने हमेशा हमारे घर का ख्याल रखा, इस कठिन समय में हमारे लिए उम्मीद की किरण बनकर आई। उसने मेरी भाभी को हिम्मत दी और मेरे भैया को भी समझाया कि इस बुरी घड़ी में खामोशी रखना ही सबसे बेहतर होगा।
कमला ने हमसे कहा कि इस घटना को राज में रखो और चुपचाप मेरी शादी की तैयारियां करो ताकि आगे चलकर कोई बदनामी न हो। उसने हमारी मदद की और हमें समझाया कि इस समय हमारी इज्जत और सम्मान सबसे अहम है। कमला के सहारे ही हम तीनों इस गहरे सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर पा रहे थे। मेरी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम खामोशी से शादी करोगी और इस राज को किसी से नहीं कहोगी। यही सही रहेगा ताकि तुम्हारी इज्जत बनी रहे। लेकिन मेरे लिए ये राज छुपाना आसान नहीं था। मैं कैसे संजय की करतूतों को अपने पति से छुपाती। संजय ने मेरे साथ जो किया उसे छुपाना मेरे लिए मुश्किल था, क्योंकि वह घटना मेरी आत्मा में गहरे तक छपी हुई थी। मैंने अपने दिल के सारे दर्द को एक बार फिर से अपने भैया और भाभी से शेयर किया। मुझे यह महसूस हो रहा था कि मेरी पूरी जिंदगी टूट चुकी थी और मुझे लगता था कि अगर मैं इस हालत में शादी कर भी लूंगी तो मैं अपने पति के सामने क्या सच बताऊंगी। मैं कैसे अपने दर्द को छुपाऊंगी। मेरी आत्मा इतनी घायल थी कि मैंने खुद को खत्म करने का भी सोचा था, लेकिन मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि मेरे भैया भाभी के चेहरे पर उस वक्त का दुख और कष्ट मुझे और भी दर्द दे रहा था। फिर मैंने भैया से कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है क्योंकि मैं अब इस जिंदगी को पूरी तरह से छोड़ चुकी थी। मैंने उनसे कहा कि लड़के वालों से कह दो कि मुझे इस शादी के लिए तैयार नहीं किया जा सकता। मेरी हालत देखकर भैया और भाभी दोनों के चेहरे पर घबराहट और दुख था। उन्होंने मुझसे हाथ जोड़कर कहा कि यह शादी चुपचाप हो जाए क्योंकि हमारे घर की इज्जत का सवाल था। मेरे भैया भाभी के इस अनुरोध पर मैं और भी टूट गई क्योंकि मुझे लगता था कि यही वही लोग थे जिनके कारण मैं आज इस मुसीबत में हूँ। मैंने अपने भैया से कहा कि मैं जहाँ भी हूँ वह उनके गलत फैसलों की वजह से हूँ। मैंने उन्हें याद दिलाया कि घर में जवान बेटी होने के बावजूद वह संजय जैसे नौकर को हमारे पास क्यों रखते थे, जबकि वे जानते थे कि उसके मन में क्या चल रहा था। मुझे लगा कि मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया और शायद भैया भाभी के लिए यह और भी दर्दनाक था। वे पहले ही बहुत परेशान थे और अब मैं अपनी भावनाओं को उनके सामने रख रही थी। मैंने सोचा अब मुझे शादी के लिए तैयार हो जाना चाहिए क्योंकि यही वह रास्ता था जिससे मुझे खुद को थोड़ा ठीक महसूस हो सके। जब मैंने शादी के लिए हामी भर दी तो मेरे भैया मुझे गले लगाकर रोने लगे। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मेरी बहन, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उनकी आवाज में अफसोस था और मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने दिल से मुझे माफी मांगी। घर के भीतर खामोशी थी, लेकिन शादी का दिन पास आ रहा था और मेरी मानसिक स्थिति और भी खराब हो रही थी। फिर मैंने फैसला किया कि मुझे अपनी सच्चाई को अपने होने वाले पति के सामने लाना होगा क्योंकि मैं उसे धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे लगने लगा कि यह उचित नहीं होगा, इसलिए मैंने उसे मिलने के लिए बुलाया। वह मेरे घर आया और मुझे देखकर थोड़ा हैरान हुआ। उसने पूछा, तुमने मुझे चुपके से मिलने के लिए क्यों बुलाया? मैंने कहा, मुझे आपको कुछ बताना है, फिर फैसला आपका होगा। ये सुनकर वह थोड़ा चिंतित हुआ। मैंने अपने शरीर पर पड़े जख्म उसे दिखाए। वह कुछ देर तक चुप रहा, जैसे समझने की कोशिश कर रहा हो। फिर उसने कहा, ये सब हालात किसने बनाए? और फिर मैंने उसे पूरी सच्चाई बता दी कि कैसे संजय ने मेरे साथ यह सब किया और मुझसे बदला लेने की नीयत से मेरे साथ ज्यादती की। वह कुछ देर तक गहरे सोच में डूबा रहा, जबकि मैं अपने झूठ और सच्चाई के बीच फंसी थी। उसने मेरी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैंने नजरें झुका ली और धीरे से कहा, सच कहूं तो मुझे अब खुद अपनी जिंदगी से ही मोहब्बत नहीं रही, लेकिन खुदगर्जी करके जान देना भी पाप है। वरना न तो मैं शादी करना चाहती थी और न ही जीना। लेकिन मेरे भैया भाभी के सम्मान की खातिर मैं ये रिश्ता स्वीकार कर रही हूँ। मगर मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता कि किसी को अंधेरे में रखकर शादी करूं। इसलिए आपको सब कुछ बता दिया। मेरी सच्चाई सुनकर वो कुछ पल शांत रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, मैं अब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ। उसके ये शब्द मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं थे, एक उम्मीद की किरण थी जो उस घने अंधेरे में कहीं से झांक गई थी। लेकिन भीतर का दर्द अब भी पूरी तरह बुझा नहीं था। फिर वो दिन भी आ गया, मेरी शादी का दिन। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा समाज चाहता है, जैसे कोई रस्में पूरी करनी हो। शादी हो गई, लेकिन मेरी तकलीफों का सिलसिला यही खत्म नहीं हुआ। लोग सोचते हैं कि एक लड़की की शादी हो जाने से उसका दुख खत्म हो जाता है, लेकिन सच तो यह है कि कुछ दर्द शादी के बाद ही शुरू होते हैं। मेरे लिए भी असल परीक्षा अब शुरू हुई थी। सबसे कठिन मोड़, शादी की पहली रात, अब मेरे सामने था। जिस सच्चाई से मैंने गुजरना सीखा था, अब उसके साथ जीना था। लेकिन क्या सब इतना आसान था? जब मेरे पति पहली बार मेरे करीब आए
तो एक अजीब घबराहट ने मुझे घेर लिया। उनके स्पर्श से पहले ही मेरे दिमाग में वो भयावह रात कौंध गई जब संजय ने मेरी जिंदगी को अंधेरे में धकेल दिया था। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं फिर उसी समय में लौट गई हूँ। मैं थर थर कांपने लगी और अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरा दम घुटने लगा हो। मेरी सांसें तेज हो गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मेरे मुंह से अनजाने में चीख निकल गई और मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी। मेरे होश जैसे उड़ गए थे। मैंने जैसे पूरे घर को सिर पर उठा लिया। मेरे पति अवाक रह गए। मुझे काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन मैं इतनी घबरा चुकी थी कि खुद को भी नहीं पहचान पा रही थी। मैं बेहोश होकर गिर पड़ी। ये वो डर था जो मेरी रूह में उतर गया था। वो एक रात थी जिसने मेरी आत्मा को छील दिया था। और अब भी, जब सब कुछ बदल गया, जब मैं किसी और की पत्नी बन चुकी थी, तब भी उस रात की परछाई मेरा पीछा नहीं छोड़ रही थी। मेरे पति ने तो इंसानियत की मिसाल पेश की। उन्होंने मेरा सच जानकर भी मुझे अपनाया, मुझे इज्जत दी। लोग सोचते हैं कि अगर किसी लड़की के साथ जुर्म हो गया हो तो उसकी शादी कर देने से सब ठीक हो जाएगा, जैसे शादी कोई मरहम हो जो सारे जख्म भर देगा। लेकिन असलियत ये है कि कुछ जख्म इतने गहरे होते हैं कि सिर्फ शादी से नहीं, बल्कि समय, समझदारी और बहुत सच्चे साथ से ही भरते हैं। और मेरे भैया भाभी को ये गलतफहमी थी कि शादी के बाद मैं एक सामान्य जीवन जी पाऊंगी। लेकिन ये सिर्फ उनका भ्रम था। जब मुझे होश आया तो मैं अपने ससुराल में नहीं, बल्कि मायके के उसी कमरे में थी जहां बचपन गुजारा था। मेरी दुनिया फिर से उलझ चुकी थी। पता चला कि मेरी पहली रात के घटनाक्रम के बाद मेरे पति के परिवार वालों ने मेरे भैया भाभी को बुला लिया था। मेरी सास ने साफ शब्दों में कहा, आप लोगों ने अपनी पागल बहन को मेरे बेटे से ब्याह दिया है। उसे दौरे पड़ते हैं, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं है। ये सुनकर मेरे भैया भाभी जैसे पत्थर के हो गए थे। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि मेरा पति, जिसने मुझे अपनाने का वादा किया था, वह भी एक शब्द नहीं बोला। मेरी सास ने मुझे पागल करार देकर रिश्ता तुड़वा दिया। तलाक हो गया और फिर धीरे धीरे मेरी दुनिया सूनी हो गई। पहले भैया को सदमा लगा और उन्होंने दुनिया छोड़ दी। कुछ ही महीने बाद भाभी भी उनका साथ छोड़ गई। मैं बिल्कुल अकेली रह गई। समय बीतता गया, 5 साल बीत गए। जिंदगी किसी तरह चल रही थी। मैंने एक स्कूल में शिक्षिका की नौकरी पकड़ ली थी ताकि मन को थोड़ा सुकून मिल सके। खुद को रोज समझाती थी कि जो हुआ बस बुरा सपना था। एक दिन जैसे ही शाम को दरवाजे की घंटी बजी, मैं धीरे से उठकर दरवाजे तक गई। जैसे ही दरवाजा खोला, मेरे सामने वही चेहरा था जिसने मेरी जिंदगी बदल दी थी, संजय। उसके चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। वह बोला, संजना, मुझे सजा दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया, लेकिन यकीन मानो, मैं खुद भी एक दिन सुकून से नहीं जी पाया। संजय मेरे सामने खड़ा था, आंखों में पछतावे की नमी लिए। बोला, मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया और उसके लिए मैं हमेशा खुद को दोषी मानता रहूंगा। लेकिन क्या तुमने कभी यह सोचा कि मैं ऐसा क्यों बना? मेरी माँ की क्या गलती थी? मैंने गुस्से में उसकी बात काटते हुए कहा, मुझे तुम्हारी कोई दलील नहीं सुननी है। अभी के अभी मेरे घर से निकल जाओ। मगर संजय रुक गया और धीरे से अपनी कहानी कहने लगा। मेरी माँ बहुत बीमार थी, वह बोला, और उसके इलाज के लिए भारी पैसे चाहिए थे। मैं दर दर भटक रहा था नौकरी के लिए। तभी एक दिन तुम्हारे भैया रास्ते में मिले। मैंने उनसे कहा कि मुझे कोई भी काम दे दो, मेरी माँ की हालत बहुत खराब है। उन्होंने मुझे अपने घर में रख लिया। उसने आगे कहा, एक दिन तुम्हारे भैया ने मुझसे कहा कि तुम घर पर नजर रखो, कौन आता है, कौन जाता है, सब बताओ। बदले में मैंने कहा कि इसके लिए मुझे अलग से पैसे चाहिए होंगे, 10,000 रुपये हर महीने। तुम्हारे भैया मान गए। उसी पैसों से मैंने माँ की दवा शुरू की। मैं उसे घूरती रही जबकि वह अपनी बात जारी रखे रहा। फिर एक दिन तुम्हारी भाभी ने मुझसे कहा कि तुम्हारे भैया कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, ये सब पता लगाओ। उस वक्त मैं असमंजस में था, किसका साथ दूं, उसका या तुम्हारे भैया का। इसलिए मैंने तुम्हारी भाभी को एक झूठी कहानी सुना दी, कुछ ऐसा जो वो सुनना चाहती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खालीपन थी। उसने कहा, गलती मुझसे भी हुई, लेकिन हालात ने मुझे उस राह पर धकेला जिस पर चलते चलते मैं खो गया। संजय की आंखों में पश्चाताप साफ झलक रहा था। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारी भाभी से झूठ कहा था कि तुम्हारे भैया किसी और औरत से मिलते हैं और उससे शादी करने वाले हैं। ये झूठ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मेरी माँ की दवा के लिए मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी। जब तुम्हारी भाभी ने मुझे 15,000 रुपये दिए तो मुझे लगा कि अब सब ठीक हो जाएगा, मेरी माँ की दवा पूरी हो सकेगी और मैं अपनी गलती सुधार लूंगा।
फिर वह थम कर बोला, लेकिन तभी तुमने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि तुम नहीं जानती कि उस रात मैंने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं किया था। हाँ, मैं मानता हूँ कि जब मैं जेल से छूटा तो मैंने गुस्से में आकर तुम्हारे साथ बेहद शर्मनाक हरकत की जो नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझे थोड़ा प्यार से समझाती, मेरी बात सुनती, तो मैं वही राक्षस बना रहता? उसकी आवाज टूटने लगी। तुमने मुझे मुजरिम बना दिया और मैं भी धीरे धीरे उसी रास्ते पर चल पड़ा जहां से लौटना मुमकिन नहीं था। जब मुझे खबर मिली कि मेरी माँ अस्पताल में लावारिस हालत में दम तोड़ चुकी है तो मेरे अंदर का इंसान मर गया। मैं टूट गया और उसी टूटन में मैंने आकर तुम्हारे साथ फिर से वो घिनौना काम किया। मैं जानता हूँ, वह बोला, मैं कभी माफी के काबिल नहीं हो सकता, लेकिन हर दिन मैं खून के आंसू रोता हूँ। आज मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ शादी करना चाहता हूँ। मैंने भी महसूस किया कि शायद मैंने संजय के साथ कठोरता दिखाई थी। वक्त ने मेरे दिल को थोड़ी नरमी दी और मैंने उसे माफ कर दिया। आज हम दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक ही छत के नीचे एक नई शुरुआत के साथ जीवन बिता रहे हैं। धीरे धीरे मैं अपने अतीत की कड़वी यादों को पीछे छोड़ने लगी हूँ। शुरुआत में मन में डर और संशय थे, पर संजय ने हर रोज मुझे ये विश्वास दिलाया कि वह अब बदल चुका है। चाहे मेरे लिए मेरी पसंद का खाना बनाना हो या मुझे अकेला न छोड़ना, मेरे दिल को छू गई। उसने मेरे डर को अपनाया और हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैंने भी कोशिश की कि जो दर्द पीछे छूट चुका है उसे वही दफन कर दूं। लेकिन कभी कभी रात को नींद खुल जाती, अतीत का साया फिर से मन को घेरने लगता। ऐसे वक्त में संजय चुपचाप मेरे पास आकर बैठता, मेरा सिर सहलाता और धीमे से कहता, मैं हूं ना, अब कुछ नहीं होगा। शादी के कुछ महीने बाद हमारी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। मैं मां बनने वाली थी। जब मैंने ये खबर संजय को दी तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार वो आंसू खुशी के थे। उसने मेरा हाथ थामा और मुस्कुरा कर कहा, अब हमारे घर में सिर्फ रोशनी होगी, अंधेरे की कोई जगह नहीं। हम दोनों ने अपने बिखरे सपनों को फिर से जोड़कर एक नया घर बसाया। मुझे आज भी स्कूल में पढ़ाना अच्छा लगता है। बच्चों के बीच रहकर मुझे जीवन का एक नया उद्देश्य मिला है। संजय ने अपनी पुरानी गलतियों से सीखते हुए एक नई दिशा पकड़ी और एक नई नौकरी शुरू की। हम अब एक साधारण जीवन जी रहे थे, लेकिन अब हमारे हर दिन में शांति और संतोष था। मैंने ये समझा कि जो कुछ भी टूट चुका है उसे पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर हम चाहें तो टूटे हुए रिश्तों को धीरे धीरे जोड़ सकते हैं। मैंने माफ करना सीखा और संजय ने बदलना सीखा। शायद यही सच्चे प्यार की पहचान होती है, बदलाव और माफी का जो रास्ता इंसान को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाता है। जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मुझे लगता है कि हालांकि उस रास्ते पर बहुत दर्द और पछतावा था, लेकिन सबसे बड़ा एहसास माफी और बदलाव का है। मैंने सीखा कि जिंदगी हमें हमेशा वैसे नहीं मिलती जैसी हम चाहते हैं। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन उन टूटे हुए टुकड़ों से एक नई तस्वीर भी बन सकती है। संजय ने गलती की और इंसान अगर सच्चे दिल से पछताता है तो उसे एक मौका मिलना चाहिए। मैंने सिर्फ संजय को नहीं बल्कि खुद को भी माफ किया, और यही माफी मेरी ताकत बन गई। मैं अब एक पत्नी, एक माँ, एक शिक्षिका और सबसे बढ़कर एक मजबूत और उम्मीद से भरी महिला हूँ। अगर किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है तो उसे चुप नहीं रहना चाहिए, उसे बोलना चाहिए और साथ ही यह भी समझना चाहिए कि ठीक होने में वक्त लगता है। अगर कोई दिल से शर्मिंदा है और सुधारने की कोशिश कर रहा है तो उसे भी एक मौका दिया जाना चाहिए। दोस्तों, संजना ने विजय से शादी करके सही किया या नहीं, इसका निर्णय आप ही करें। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।